हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आई नो ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डरावना लगता है, जो ये इतने भयंकर भयंकर से ये डायग्राम बने हुए हैं ना। आपका लेक्चर नंबर 1 के पास जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जब आपको बनाने पड़ते हैं और उनका नाम लिखना पड़ता है, तो आई नो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है इस चैप्टर में। बट मैं प्रोमिस करता हूँ आपसे कि ये चैप्टर आपके लिए सबसे आसान होने वाला है। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहना। ये चैप्टर मैं आपके लिए सबसे आसान बना दूंगा। नोमेनक्लेचर हो, सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 15 तारीख से आपके स्टार्ट होने वाली है टेस्ट सीरीज़, तो उसके लिए भी तैयार रहना। ठीक है, अच्छे अच्छे टेस्ट आएंगे और उसी में से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर जिसने भी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो फॉलो ज़रूर करो। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं कार्बन के बारे में। कार्बन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको कार्बन की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। देखो, जितना भी लिविंग सिस्टम है इस यूनिवर्स में, जितना भी लिविंग सिस्टम है वो सारा का सारा क्या है, कार्बन से बना हुआ है। मैं कार्बन से बना हुआ है मीन्स उसमें कार्बन ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता लिविंग में कार्बन ना हो। लिविंग मीन्स हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, इंसेक्ट्स हो गए। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं उन सब में आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। ठीक है। और देखो, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी कंज्यूम इन आर डेली लाइफ। जो डेली लाइफ में आप जितनी चीज़ें कंज्यूम करते हो, आप पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, शुगर, इन सब के अंदर क्या मिलता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। आपके क्लोथ्स होते हैं, कॉटन का हो गया, वुल हो गया, नायलॉन होगी, इसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। इवन जो आप एलपीजी यूज़ करते हो घर में, उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। फ्यूल्स के अंदर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, केरोसिन, कोल, तो देख रहे हो कार्बन कितना ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना। अब आप इमेजिन करके देखो कि कार्बन के बिना, अगर कार्बन ना हो तो ये चीज़ें पॉसिबल होंगी नहीं। ठीक है। सोप्स हो गई, आपकी डिटर्जेंट्स हो गए, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, इन सब में क्या होता है, कार्बन आपका प्रेजेंट है। तो कार्बन का रोल देखो आप, कार्बन कितनी ज़्यादा वैरायटी में प्रेजेंट है ना। अब इमेजिन करके देखो, अगर कार्बन ना हो, तो कार्बन ना हो तो ये सिस्टम सस्टेन ही नहीं कर पाएगा हमारी अर्थ पे। ठीक है। एंटीबायोटिक, अच्छा कई बार ना यहाँ से पूछ लेते हैं ये क्या होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। ये किसके लिए होती है? टू क्योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमारी एंटीबायोटिक होती है। एनाल्जेसिक किसके लिए होती है? पेन के लिए। आप इनको क्या कह सकते हो, पेन किलर्स। ठीक है। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक क्या होती है? जो आपकी टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, मींस फीवर वगैरह के लिए जब आप लेते हो। ठीक है। क्रोसिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। पैरासीटामोल ना आपकी एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है। ठीक है। एनाल्जेसिक का अगर आपको एग्जांपल देख रहे हैं तो शायद एक आपने ये नाम सुना होगा, कॉम्बीफ्लेम। ये क्या है, एनाल्जेसिक है। एंटीपायरेटिक रिड्यूसेस टेम्परेचर, रिड्यूसेस टेम्परेचर।
अगर फीवर वगैरह है तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं? एंटीपायरेटिक। अब ये क्वेश्चन बहुत एक नंबर में बनेगा, ये इसलिए बनता है ताकि आपको कार्बन की इम्पोर्टेंस का पता हो, ठीक है। तो ये था। अब आपको आई गेस कार्बन की इम्पोर्टेंस पता लग गई होगी, कार्बन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ में आपका कार्बन, कितनी ज़्यादा चीज़ों में आपका कार्बन प्रेजेंट है। तो कुछ और पॉइंट्स हैं ये कार्बन से रिलेटेड, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सिर्फ 0.02% क्या है? कार्बन है। ये वाली जो लेयर देख रहे हो आप, ये ब्राउन वाली जो लेयर है, ये क्या है? आपकी क्रस्ट। आपने ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। ये क्रस्ट होती है, फिर ये वाली लेयर मेंटल होती है, ये आउटर कोर देन इनर कोर, है ना। तो अर्थ के नीचे भी हमारी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। तो उनमें जो कार्बन है वो कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 0.02%। कार्बन बहुत कम है, लेकिन कम होने के बाद भी कितनी ज़्यादा इसकी यूसेज होती है, ठीक है। और कार्बन ये आपको मिलता किस फॉर्म में है? कार्बोनेट्स की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, कोल या पेट्रोलियम की फॉर्म में, ठीक है। और अर्थ की क्रस्ट से रिलेटेड ही आपके पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एलिमेंट मिलता है? कौन सा एलिमेंट मिलता है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ध्यान रखना, वो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकते हैं कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला नॉन मेटल कौन सा है? अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला नॉन मेटल कौन सा है? तो नॉन मेटल भी क्या होगा? ऑक्सीजन ही होगा। अगर हम मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम, मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम, और मेटलॉइड की बात करें मीन्स जो ना तो नॉन मेटल है और ना ही मेटल है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं मेटल और नॉन मेटल के साथ, तो वो क्या होता है? सिलिकन। तो तीनों चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट पूछें तो ऑक्सीजन है, अगर सबसे ज़्यादा मेटल पूछें तो एल्यूमिनियम है, और सबसे ज़्यादा मेटलॉइड पूछे तो सिलिकन है। आप मेटल नॉन मेटल में ये सब चीज़ें पढ़ के आए भी होंगे, ठीक है। तो कार्बन इतना रहता है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03, या किसी ने 0.04% भी पढ़ा होगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, तो कार्बन क्या रहता है? ये वेरी करता रहता है। नॉर्मल आप लेके चलो तो 0.03%। ये आपकी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। तो कार्बन कितना परसेंट है? 0.03%। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, ठीक है। और उसके बाद क्या आती है? हमारी ऑक्सीजन आती है, देन आर्गन। आर्गन क्या है? अब ये नोबल गैस है। आर्गन क्या है? नोबल गैस है, या आप इसको इनर्ट गैस बोलते हो, जो भी आप बोलना चाहो। तो कई बार वो क्या कहता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाली नोबल गैस कौन सी है? ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में नोबल गैस कौन सी मिलती है ज़्यादा? तो 0.93% मिलती है, दैट इज़ आर्गन। तो ये ऑर्डर याद रखना, क्योंकि ये ऑर्डर भी लगाना आता है। कई बार वो ऑप्शन में आपसे ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। तो ऑर्डर क्या है? N2 नाइट्रोजन होती है ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता है। और हमारी बॉडी में 18% कार्बन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में 18% तक क्या होता है? कार्बन होता है। क्लियर? तो कार्बन से रिलेटेड आपको पता लग गया होगा कि कार्बन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ ये फैक्ट्स थे कार्बन के जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ओके, हाउ टू चेक वेदर अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन और नॉट। ओके, तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही सोचने की बात भी है। और यहाँ पे ये भाई साहब सोच भी रहे हैं
कि अगर इनको मैं ये पीस दे दूं किसी भी चीज़ का, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, अगर मैं इनको ये दे दूं तो भैया ये कैसे पता करेंगे इसमें कार्बन है या नहीं? ठीक है ना? तो ये तो सोच में पड़ गए हैं। आप बताओ, आप कैसे पता करोगे? आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें कार्बन है या नहीं है? ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको पता करना है कि कार्बन है या नहीं, तो उस चीज़ को ना जला दो। उस चीज़ को क्या करो, उसमें आग लगाओ, उसको बर्न करो। जैसे ही आप बर्न करोगे तो इसमें से एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस निकलेगी। एक कलरलेस और एक ओडरलेस गैस निकलेगी इसमें से। उस गैस का नाम होगा CO2। उस गैस का नाम क्या होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 गैस तो जब ही निकल सकती है ना बेटा, तब इसके अंदर कार्बन होगा। अगर मान लो इसके अंदर कार्बन ही नहीं है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलेगी? ठीक है। अगर इसके अंदर कार्बन ही नहीं है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी कैसे? ये तो कॉमन सेंस है। तो मीन्स आपको जो भी मटेरियल दें चेक करने के लिए, तो आप क्या करो, उसको बर्न करो। बर्न करोगे तो ये एक कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है। अब ये तो गैस निकलेगी, या तो बबल्स की फॉर्म में निकल रही होगी या फ्यूम्स की फॉर्म में निकल रही होगी। गैस पे आपको नाम तो लिखा मिलेगा नहीं। जैसे हमने पहले भी चैप्टर्स में केमिकल रिएक्शन में भी बात की है, कोई भी गैस अगर आपको निकल रही है किसी रिएक्शन में, आपको वो नाम थोड़ी बताते हैं। ठीक है, या वो बोल के थोड़ी निकलती है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूँ, उस पर कोई चिट भी नहीं लगी होती। तो कैसे पता करोगे? अब देखो, ना तो कोई कलर है और ना ही कोई स्मेल है। कलर और स्मेल हो तो भी हम पता कर लें कि हाँ यार, ऐसी स्मेल तो इस गैस की होती है। तो अब इसको कैसे चेक करोगे कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं? तो ये चीज़ तो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? लाइम वाटर टेस्ट। अब सब जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में लाइम वाटर टेस्ट लिख दो। इससे पहले मैं लिखूं तो आप मेरे को लाइम वाटर टेस्ट लिख के बता दो लाइम वाटर टेस्ट होता क्या है। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई हुई है सब चीज़ें। तो समझ आया? अब इसका डाउट क्लियर हो गया? ये तो अभी भी सोच में पड़ा हुआ है। आपका डाउट क्लियर हो गया कि अगर आपको कोई भी मटेरियल दिया जाए और उसमें चेक करना है कि उसमें कार्बन है या नहीं है, तो उसको क्या करो? बर्न करो। उसको क्या करो? बर्न करो। बर्न जैसे ही आप करोगे तो एक कलरलेस और ओडरलेस गैस निकलेगी जिसका नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो जब ही बनेगी जब इसके अंदर कार्बन होगा। तो इसके अंदर कार्बन होगा तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। या कोई और भी अगर नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कोई और गैस बन सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है? आप क्या करोगे? लाइम वाटर टेस्ट करोगे। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। अब लाइम वाटर टेस्ट आई होप आपने लिख दिया होगा। ठीक है, तो लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये आपके नोट्स के लिए कि व्हेन यू बर्न अ कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, इट विल प्रोड्यूस एन कलरलेस एंड ओडरलेस, आएगा यहाँ पे, इट विल प्रोड्यूस अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है इसका? लाइम वाटर टेस्ट। अब लाइम वाटर टेस्ट चैप्टर नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हम कैसे पता करते हैं? लाइम वाटर में से इसको पास करा दो। क्या बनेगा? CaCO3। ये क्या कर देगा? सॉल्यूशन को ये मिल्की कर देगा। आ गया सबको याद? आ गया ना? तो यही होता है हमारा लाइम वाटर टेस्ट। इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये गैस जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो अभी तक हमने कार्बन की इंपॉर्टेंस पढ़ ली, कार्बन के कुछ फैक्ट्स पढ़ लिए कि कहाँ पे कितने % ये प्रेजेंट है। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी मटेरियल में कार्बन है या नहीं है। किसी मटेरियल को आप बर्न करो, बर्न करने से आपको एक गैस मिलेगी, उस गैस को आप टेस्ट कर लो, लाइम वाटर टेस्ट। अगर वो सॉल्यूशन मिल्की हो गया तो मीन्स वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ें आपको डिटेल में क्लियर हैं। तो चलो अब चलते हैं कार्बन से रिलेटेड कुछ। अब
केमिकल अब लोचे में हम चलेंगे। अब देखते हैं टेक्निकली चीज़ें। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 6। याद रखना है अभी ये, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। एटॉमिक मास 12। अभी हम आइसोटोप वगैरह की कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आपने पढ़ भी लिए हैं तो आइसोटोप वगैरह की कोई बात नहीं कर रहे। ये होता है, ये एक क्या होता है? नॉन मेटल होता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन इज अ नॉन मेटल। पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ये। ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखना चाहो तो आप याद रख लो, कई बार पूछ लेते हैं। आपका केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 था पीरियोडिक टेबल, वो डिलीट कर दिया इन्होंने, सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है, पहले हुआ करता था। तो उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन कुछ मैं आपको दे रहा हूँ कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और ग्रुप नंबर इसका क्या होता है? 14। वैसे तो पूछेंगे नहीं, अगर इन केस भी पूछ भी लिया, ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्योंकि कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो कार्बन की इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। देखो जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं ना, वो एक टेबल में लगाए जाते हैं। आपने एक केमिस्ट्री की बुक में अपनी एक कलरफुल सी टेबल देखी होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे एक कलरफुल टेबल बनी हुई है। इस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। जितने भी आपके एलिमेंट है ना, आपने जितने भी पढ़े हैं आज तक, सोडियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है, ये सब के सब इसी में लगाए हुए हैं, इसी में अरेंज किए हुए हैं। तो ऐसे ही कार्बन भी अरेंज किया हुआ है बेटा, और इसको काफ़ी सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड किया हुआ है। तो हमारा जो कार्बन आता है वो पी ब्लॉक में आता है। कार्बन किस में आता है? पी ब्लॉक में आता है, यहाँ पे होता है ये, और इसका ग्रुप नंबर होता है 14। अब ये बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, कॉलम्स बनी हुई हैं, रोज बने हुए हैं, तो कार्बन का जो नंबर आता है वो कार्बन के इस ग्रुप में आता है, 14 में आता है। इसका मतलब ये है, ठीक है? तो कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए ये चीज़ें, ओके? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखनी आती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाएंगे? एल शेल में जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? एल में। तो ये के शेल हो गई, ये तो देखो न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब देखो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ दोबारा, हालांकि आपको चैप्टर नंबर 3 में पता भी है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? यहाँ पे मैं आपको डिटेल में लिख देता हूँ। जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स होते कहाँ हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स होते कहाँ हैं? न्यूक्लियस में। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसमें से प्रोटॉन कितने हो गए? 6 हो गए। प्रोटॉन कितने हो गए? 6 हो गए। अब न्यूट्रल होता है, जो भी न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर इसमें प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए हमारे पास? 6 आ गए। अब 6 को जब हमने कन्फिग्रेशन की उसकी के शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। के में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये आपके के शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी बचे जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे? नेक्स्ट शेल में, एल शेल में। और यहां पे जो इसकी एल शेल है यही क्या है? आउटर मोस्ट शेल। इसके बाद तो कोई शेल है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 इलेक्ट्रॉन आए। 1 2 3 और ये 4। क्लियर है? तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सारा। देखो ये आपने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना, रिवाइज करते चलो। और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो कार्बन हैज
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो इसकी वैलेंसी अगर निकालें, अब वैलेंसी आपको निकालनी आती है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है? अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हैं, ठीक है, 0 से 4 के बीच में है, तो वही उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। अगर ये 4 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं। अब यहाँ पे 4 हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई, या आपको 8 माइनस 4 करके निकालनी है तो भी क्या आएगी? सेम ही आएगी, ठीक है। 4 के केस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी? 4 आ गई। वैलेंसी 4 का मतलब क्या है? ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये क्या करेगा? लूज करेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या अभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या अभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ठीक है, बताओ। कार्बन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट का मतलब क्या है भैया? इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। अब कैसे करते थे? या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? लॉस करे, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 2 चॉइसेस आ गई, या तो लूज कर दो भाई, या फिर क्या कर लो? गेन कर लो। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास क्या बचेगा? ये शेल ही नहीं बचेगी, ठीक है। मतलब शेल तो होगी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो अगर ये गेन करता है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही होगा। तो इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, देखो अब ऑक्टेट तो कंप्लीट करना पड़ेगा, बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा। आप पिछले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड आपका कंप्लीट हो गया, आयनिक बॉन्ड के बारे में आप पढ़ चुके हो। मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर पढ़ा आपने, उसमें आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बेसिकली बॉन्ड्स बनाए क्यों जाते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री का एक थंब रूल है भैया, जो स्टेबल चीज है उसकी तरफ चलो, हमेशा स्टेबिलिटी की साइड हमें मूव करना होता है। तो स्टेबिलिटी कब होती है? जब हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो स्टेबल नहीं है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं है। तो उसको अचीव करने के लिए या तो लॉस करे या गेन करे। यही चीज़ आपने पढ़ी है मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स के केस में। मेटल के केस में आपने जो पढ़ा था ना, बॉन्ड बनाए थे, तो वो तो यही थे। अब देखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लॉस कर दे, गेन कर ले, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले। ये लो भाई, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया हमने? इसको गेन करा दिए। अब देखो होगा क्या? कार्बन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। कार्बन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। अब छोटे साइज में देखो, यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे कौन बैठा हुआ है? 6 प्रोटॉन बैठे हुए हैं। पहले 6 प्रोटॉन को 6 प्रोटॉन को क्या करना था? 6 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना था, हो रहा था। अब देखो यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इतने छोटे साइज में ये एक दूसरे को क्या करेंगे? पुश करेंगे भैया। ये क्या करेगा? इसको पुश करेगा। ये इस पे भी क्या लगाएंगे? रिपल्शन करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है भैया। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ना। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अभी तक तो ये सोच के देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तब क्या थी? रिपल्शन कम थी। अब क्या होगी? रिपल्शन और ज्यादा होगी है। अब तो क्या करेंगे? रिपेल और ज्यादा करेंगे।
रिपेल और ज़्यादा करेंगे तो ये क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में आराम से बैठ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस छोटे से साइज में आपने 8 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में बिठा दिए। भैया पता है ना आपको, जगह तो चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मेरे पास जगह ही कम है, पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं और ऊपर से मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले आया, उनमें भीड़ भाड़ होगी बहुत ज़्यादा। और वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई पास बुलाना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, और न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं है। पहले वो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट करके रख रहे थे। ठीक है, या आउटर मोस्ट शेल की अगर आप बात करो तो 6 प्रोटॉन्स को 4 ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना था? अट्रैक्ट करना था। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, इसके लिए भी दिक्कत हो रही है। समझो इस चीज को ऐसे। ठीक है, पहले क्या था? 6 प्रोटॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना था, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखना पड़ रहा है। तो इसमें तो इसको दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी। तो इसका मतलब गेन तो नहीं कर सकता, है ना? हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा है, गेन करा दो। गेन तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि गेन करेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और स्टेबिलिटी कम हो सकती है? नहीं। बॉन्ड बनता ही क्या है? हर एक चीज़ किस साइड जाना चाहती है? स्टेबल। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ पे तो अगर हम ये गेन करवा रहे हैं तो स्टेबिलिटी तो लूज हो रही है, स्टेबिलिटी तो कम हो रही है। स्टेबिलिटी कम हो तो हम चाहते ही नहीं। तो कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। एक छोटे से साइज में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तुमने बिठा दिए, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन के कारण वो स्टेबल नहीं रहने दे रहे। तो जो ये एनायन बनेगा, कौन सा एनायन बनता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो ये क्या बनता? C4-। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं कर सकता, कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो भैया, गेन नहीं कर सकता तो लॉस करवा दो। दूसरा ऑप्शन तो है ना हमारे पास कि हम क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो दे देगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने दिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे दिए तो ये 2 ही रह जाएंगे। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐसी मर्जी नहीं होता कि हाँ भाई ले जाओ, ले लो, ठीक है, मैं तो खाली बैठा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने को, इलेक्ट्रॉन ही तो पड़े हुए हैं, ले लो। ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ना, अगर मैं इधर बनाऊँ थोड़ा सा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। यहाँ पे क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके जाना है तो इतना ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी कि पहले आपको ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। टू गिव एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हम ना बड़े कैजुअली बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन लेने और देने में ना बहुत एनर्जी लगती है। इवन आपको इलेक्ट्रॉन देना भी होता है ना, तब भी एनर्जी डालनी पड़ती है, तब भी एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी चाहिए। ओके, तो भैया यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव हटाने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, ताकि ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए? बाहर आ जाए, आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी और ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है।
अब यहाँ पे तो कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे तो कितने हैं, 4 हैं। मान लो चलो हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास बहुत एनर्जी है, हमने दे दी, ठीक है, एक निकाल दिया हमने। अब एक निकालने के बाद देखना क्या होगा, दूसरे को निकालना। मान लो फर्स्ट आपने इसको निकाल भी दिया, सेकंड इस वाले पे आ जाओ, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं ना, दूसरे वाले को करा के देखो। यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में FOA लिखता हूँ। यहाँ पे जो हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ गए भाई। एक निकलने के बाद ना ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। क्यों? पहले इसको, न्यूक्लियस को, ये जो न्यूक्लियस है इसको 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, अट्रैक्ट करना था। तो इसकी पावर 4 इलेक्ट्रॉन में बटी हुई थी ना। अब एक तो चला गया, एक तो आपने निकाल दिया, तो अब कितने रह गए, 3 रह गई। अब इसकी पावर सिर्फ 3 में बटी हुई है। मीन्स पहले जो पावर 25% थी, अब वो 33% होगी। पावर ज़्यादा होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गए। तो इसको तो निकालना और भी मुश्किल, अब इसको और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे ही जब आप थर्ड पे आओगे तो पावर 50-50 होगी, है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रोक के रखना है, तो इसको निकालना और भी मुश्किल। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है कि आप क्या करो, इतनी ज़्यादा एनर्जी दो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, और ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। और आपने दे भी दी ना, मान लो आपने दे भी दी, तो अब क्या बचा, एक ये न्यूक्लियस बचा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। 6 बंदे 2 बंदों को खींच रहे हैं, ये देखो, है ना, 6 आदमी मिलके 2 आदमियों को खींच रहे हैं। तो ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। यहाँ पे भी क्या आती है, स्टेबिलिटी का बहुत इशू आता है। आपने अगर चारों इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए ना, उसके बाद भी ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो बैलेंस रहना चाहिए चीज़ें। पहली बात तो एनर्जी देना ही बेवकूफ़ी वाली बात है, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे। अब अगर एनर्जी देने के बाद अगर स्टेबिलिटी आती तो भी सेंस बनता है कि मैं एनर्जी दूं। यहाँ तो देने के बाद भी अगर आपने चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब भी ये स्टेबल नहीं हो रहा यार, तो निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इतनी एनर्जी भी ख़राब कर दी हमने, फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, ये तो लूज़ भी नहीं कर सकता। हाँ, यही हुआ ना। तो ये आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल, बिकॉज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है, एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, समझे? अरे समझे ना। तो अभी तक आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि यार ये बड़ा अजीब है, ना तो गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है। और भैया दे देता और ले लेता तो परेशानी खत्म थी हमारी भी। अब क्या करें? स्टोरी समझ आई आपको? स्टोरी क्या चल रही है, क्या लाइनअप चल रहा है? देखो, इसके पास क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में सॉरी, हमने क्या पढ़ा है, मेटल एंड नॉन मेटल में हमने क्या पढ़ा है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो जितनी आपकी वैलेंसी होती है उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, या तो गेन कर लो या लूज कर दो, है ना। उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, गेन कर लो या लूज कर दो। यहाँ पे अब मैं आपको सारा डिटेल में बता भी चुका हूँ, कैसे वैलेंसी निकाली जाती है, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब कुछ आपने देख लिया। तो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, याद कर लो इसको। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। 4 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक कार्बन स्टेबल नहीं होगा। स्टोरी यही है। तो स्टोरी समझ आ रही है कहाँ से चल रही है। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करा के देखे हमने, ये तो गेन करने भी बड़े मुश्किल हैं यार, गेन करने से भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही, ना ही लूज करने से स्टेबिलिटी आ रही। अभी तो बहुत दुविधा में पड़ गए हम, ना तो गेन करा सकते ना ही लूज करा सकते। अब क्या कराएं, है भाई, अब क्या करें? अब ये दिमाग ना इतना सोच रहा है, क्या करें, तुम्हारा भी दिमाग घूम गया भैया, ना तो लूज हो रहा ना गेन हो रहा,
तो देखो अब क्या होएगा, अब क्या होगा, अब होगा शेयरिंग। अब क्या होगी, शेयरिंग होगी। मान लो एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम क्या है, ये है, और ये इसके आउटर मोस्ट शेल है, ये क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल है। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके है, मतलब चार चार इलेक्ट्रॉन है ना, चार चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे कि भैया तू मेरी मदद भी कर दे और मैं तेरी मदद भी कर देता हूँ। ठीक है, मान लो अगर आपको शाम को कुछ बढ़िया सा खाने जाना है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने जाना है, ठीक है, और आपके पास इतने पैसे नहीं है। नॉर्मल अगर 200-250 रुपये का आपका पिज़्ज़ा आ रहा है, आपके पास तो 100 रुपये ही हैं। ठीक है, 200 रुपये का पिज़्ज़ा आ रहा है तो आपके पास 100 रुपये हैं। आप क्या करोगे, एक दूसरे दोस्त को कॉल करोगे ना कि भाई आज आप पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये तू ले आ, दोनों मिलके क्या कर लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे। और वो दोनों, एक पिज़्ज़ा आएगा और दोनों क्या कर लोगे, आप उसको शेयर कर लोगे। आपका भी पेट भर गया, दूसरे का भी पेट भर गया, ठीक है, मज़ा भी आ गया क्योंकि आज कुछ बाहर खाने का मन था। तो सेम वही काम है यहाँ पे भैया। लो, आप ना तो 100 रुपये मम्मा से ले सकते, ना पापा से ले सकते, ठीक है, अपने 100 रुपये दूसरे को भी नहीं दोगे कि अगर दूसरा कहेगी यार मेरा खाने का मन है, आज तू मेरे को अपने 100 रुपये दे दे, ठीक है, मेरे पास 200 रुपये हो जाएंगे, मैं ही खा के आ जाता हूँ, वो भी नहीं आप करोगे क्योंकि आपको भी खाना है। तो क्या करोगे, शेयरिंग करोगे ना, शेयरिंग इज केयरिंग, बचपन से पढ़ते आए हो। तो शेयरिंग करेंगे अभी हम यहाँ पे। तो नया कॉन्सेप्ट अब आपके सामने क्या आ रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल में आपने क्या सीखा, आयनिक बॉन्ड के बारे में सीखा। आयनिक बॉन्ड में क्या करते थे, चार इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। अभी तक नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर था आपका, उसमें आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने एटम को छोड़ के चला जाता है दूसरे एटम के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, एटम जाएगा नहीं कहीं पे, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं कहीं पे, इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास बैठा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास बैठा है, ये यहीं पे बैठे रहेंगे। लेकिन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, आपके पैसे आपकी जेब में, ठीक है, दूसरे दोस्त के पैसे उसकी जेब में। बट जब काउंटर पे दोगे पिज़्ज़ा लेने के लिए, तभी तो निकाल के दे दोगे, ले 100 रुपये मैं दे रहा हूँ, 100 रुपये तू दे दे, ऐसा ही होगा ना। तो बस यही चीज़ करनी है, आपके पैसे आपकी जेब में, वैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इसकी जेब में, इसके इलेक्ट्रॉन इसकी जेब में, शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग किसकी होती है हमेशा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग किसकी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या कराओ, शेयर कराओ। अब ऐसा करने से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहां से आपका ये मेन चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, अब आपको पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड। अभी तक मेटल एंड नॉन मेटल में आपने पढ़े हैं आयनिक कंपाउंड, NaCl पढ़ा है ना, NaCl आपने पढ़ा, बनाया भी होगा। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें आयंस बन रहे हैं, एक Na+ बन रहा है, Cl- बन रहा है। Na का एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को छोड़ के कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास चला गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। सबसे मेन चीज़ इसी चैप्टर की यही है कि हमें कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ने हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या हैं बेटा, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, बस याद रखो, जो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। अब ये देखो बहुत बड़ी सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, रीड करो इसको। अ केमिकल बॉन्ड, अब इसमें ना मैं देखो हाईलाइट कर रखी हैं तीन चीज़ें हैं, एक है कोवेलेंट बॉन्ड, एक टर्म है कोवेलेंसी, एक टर्म है कोवेलेंट कंपाउंड। इन तीनों को धीरे धीरे समझते हैं। पहली चीज़ कोवेलेंट कंपाउंड, अभी हमें कोवेलेंट कंपाउंड चाहिए। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा उसको बोल देते हैं कोवेलेंसी, और जो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा फिर उसको बोल देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है, तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड हमें समझ आ गया, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन आपको कहीं दूसरे एटम में भेजना नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं भेजना, इलेक्ट्रॉन अपना एटम का अपने उसके पास ही रहने देना, सिर्फ शेयर करा देना, सिर्फ शेयर करा देना। तो देखो अब ये एक मॉडल है, मतलब मॉडल क्या है, एटम है, ठीक है, एक ये एटम है और एक ये एटम है। अब ये इसकी क्या है, आउटर मोस्ट शेल। ध्यान रखना आउटर मोस्ट शेल से ही क्या करानी है, शेयरिंग करानी है। ये इसकी क्या है, आउटर मोस्ट शेल। शेयरिंग जो होगी वो आउटर मोस्ट शेल से ही होगी, ठीक है। अब अच्छा मेरे को नाम बता सकते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कौन से एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, किस एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, इन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। अब शेयरिंग करेंगे ना तब क्या होता है, शेयरिंग से होता क्या, देखो जब मैं इस वाले एटम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ तो इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। अब देखो इसकी कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखता तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1, लेकिन के में स्टेबिलिटी के लिए कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 2 के लिए इसके पास एक तो ये रहा इसका खुद का, और जब इसने शेयर करा तो जब ये काउंट करेगा ना अपने इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसको भी अपने में काउंट करेगा, क्योंकि इस वाले ने इसके साथ शेयर किया हुआ है ना। ये भैया इसने क्या बोला है, ये इलेक्ट्रॉन तुम भी यूज कर सकते हो। तो जब ये काउंट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया, ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया। और जब हम इसकी बात करेंगे जिसमें मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ठीक है, जिसको हमने ये ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो इसकी भी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 होगी, 2 होगी तो इसका क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हो गया ना। तो दोनों के पास क्या होगी, स्टेबिलिटी आ गई, दोनों के पास क्या हो गया, स्टेबिलिटी आ गई ना। और ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, चीजें समझ आ रही हैं, वेरी गुड। अब जिसने एटम का नाम लिख दिया तो जल्दी से बताओ। तो अब पढ़ो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय 2 एटम बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बिटवीन 2 एटम्स सो दैट ईच एटम एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो भैया एक एक थे तो नियरेस्ट नोबल गैस क्या होती है, हीलियम थी इसके पास, तो हीलियम की क्या होती है, 2 होती है कन्फिग्रेशन। के शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब डुप्लेट उसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब यहां पे बात करते हैं कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी होती है बेटा, चलो आगे बताता हूं मैं डिटेल में, अब इसको दोबारा समझते हैं। इसको एक ही चीज पे हम नहीं रहेंगे, ठीक है, बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हम अभी पिछला जो एग्जाम्पल था वो भी सही कह रहे हो बच्चों, आपने पहचान लिया, हाइड्रोजन का ही था। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, 1। जितना एटॉमिक नंबर उतना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसको बनाएं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, सिंपल सिंपल आप कैसे दिखाओगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो अब दिक्कत है, ये तो स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, अब ले और दे तो ये सकता नहीं, ठीक है, क्या करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर करेगा।
अपने ही जैसे दूसरे हाइड्रोजन एटम से भी कर सकता है या किसी और से भी कर सकता है। ध्यान रखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ये हाइड्रोजन से ही करेगा, नहीं। अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में कि H2 कैसे बनता है, बट ज़रूरी नहीं है ये हाइड्रोजन से ही करे बेटा, ये कार्बन से भी कर सकता है। ओके, तो एक और हाइड्रोजन एटम अगर मैं देखूं, एक और हाइड्रोजन एटम अगर हमने देखा तो उस पर भी क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम ही होंगे। तो अब ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्या करा, शेयर करा। तो जो ये बॉन्ड बनी इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको दिखाया कैसे जाता है, देखो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका ये तो था, इसको और इसने शेयर कर लिया, तो ये भी किसका काउंट होगा, इसका। ठीक है, जब ये काउंट करेगा तो ये ऐसे इसके बारे में ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके हो गए। अब आपके पास 100 रुपये थे ना, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के लिए कितने रुपए चाहिए, 200 रुपये चाहिए। तब आपके दोस्त ने कहा हाँ मैं भी दे दूंगा। तो आप अपने पास कितने पैसे अज्यूम करोगे कि हाँ मेरे पास पिज़्ज़ा खाने के लिए 200 रुपये हैं, आपको मिलेगा ना। तो ऐसा ही अब इसकी बारी में देखो, ग्रीन वाले के बारे में, ये अब इसका काउंट करो ग्रीन से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। और वाइट वाले के भी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के पास क्या हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, H ये बॉन्ड बन गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारा ये एक बन चुका है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अब मैं तुम्हें बातें बताता हूँ जो आपको याद रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे लिखते हैं, ये जो बॉन्ड बना इसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। यहाँ पे अब मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम। हर एक एटम ने, कितने एटम है यहाँ पे, 2 एटम है हमारे पास, एक ये हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक वाइट वाला है एक ग्रीन वाला है। वाइट वाले ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं भाई, व्हाइट वाले ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, मेरे को जल्दी से बताना। व्हाइट वाले का कितना इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, एक ही था ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करे, एक। इसने भी इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करे, एक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम क्या हुआ, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम क्या हुआ, 1। 1 का मतलब यह है, इसे हम कहते हैं कोवैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हर एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंसी। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई थी ना, ये कोवैलेंसी, ये एक टर्म थी कोवैलेंसी। देखो क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग। शेयर करने के लिए हर एक एटम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए। अब देखो, हो सकता है आपके दोस्त की जेब में 200 रुपये हों, हो सकता है आपके दोस्त की जेब में 200 रुपये हों। पिज़्ज़ा खाने के लिए वो कितने दे रहा है, शेयर कितने कर रहा है आपके साथ, 100। शेयर कितने कर रहा है आपके साथ, 100 रुपये ही कर रहा है ना। तो वो कोवैलेंसी कितनी है, 100 रुपये। वहाँ पे अगर हम बात करें तो को शेयरिंग कितने की हुई है, कितने रुपए इसकी शेयरिंग हुई है, 100 रुपये की। हालांकि हो सकता है उसके पास ज़्यादा रुपए हों या आपके पास भी हों, बट शेयर कितने करे, 100। तो सेम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, हर एक एटम ने, ईच एटम लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ईच एटम, हर एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, 1। तो इसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। ये क्या हो गई हमारी,
कोवैलेंसी, तो अगर इस केस में पूछे कोवैलेंसी कितनी है, 1 है, और 1 कोवैलेंसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा मोनोवैलेंट। ठीक है, कोवैलेंसी कितनी है, 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंसी। और जो एटम होगा, एटम को बोला जाएगा मोनोवैलेंट। एटम को क्या बोला जाएगा, मोनोवैलेंट। मीन्स हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एटम क्या है, मोनोवैलेंट है। हाइड्रोजन एटम क्या है, मोनोवैलेंट है। ठीक है, अच्छा यहां पे पूछ लें टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक चीज मैं लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे हर एक एटम का नहीं पूछा, ईच एटम का नहीं पूछा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये ध्यान रखना, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, पता नहीं आपने स्कूल में पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, ट्यूशन पे पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हर एक एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, 1, वो क्या कहलाएगी, कोवैलेंसी। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं यहाँ पे, एक इस एटम का हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का हुआ है, तो टोटल कितने हुए, 2। टोटल कितने हुए, 2। क्लियर। अब देखो, अब हम देखते हैं O2। नेक्स्ट आप देखो O2, इससे और भी चीजें क्लियर होंगी। अभी देखो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी, 2,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। हमें हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके चलना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर मैं एक ऑक्सीजन को बनाता हूं, ये न्यूक्लियस हो गया, और मैं ना सीधा आउटर मोस्ट शेल दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं सीधा क्या दिखा रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल दिखा रहा हूं। मान लो यहां पे, अब इसको शो करने के लिए 1 2 3, 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही बनाना आपको आता है। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये लूज करेगा नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये लूज करेगा नहीं। इसकी वैलेंसी कितनी है, अगर हम बात करें इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कैसे निकलेगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। वैलेंसी कितनी आ गई इसकी, 2। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ऐसा ही होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ले, शेयरिंग कर ले। अब देखो दूसरा ऑक्सीजन एटम अगर हम बनाएं, इसको डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। दूसरा ऑक्सीजन एटम अगर मैं बनाऊं, तो यहां पे भी इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, 6 ही होंगे। बनाने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। अब देखो हम कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हैं, आपको कैसे पता चलेगा भैया, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यहां से पता चल गया आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराई, मैंने क्या कराया, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराई। आप काउंट करके देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, काउंट करना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी नीचे वाला शेयर कराया ना, कौन सा शेयर कराया, ये वाला, तो ये क्या हो गया 7। अब इसके पास 6 तो ये इसके हो गए, 1 इसने शेयर करा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ।
इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग करनी पड़ेगी। एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन मैंने क्या करा दिया, शेयर करा दिया। एक और इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया, शेयर करा दिया। अब देखो अब कितने हो गए, 8। तो इसका कंप्लीट हो गया वाइट वाले का। इसका भी काउंट कर लो आप, ग्रीन वाले का भी काउंट कर लो। तो ग्रीन वाले के लिए 1 2 3 4 5 6, ये इसका था ही, एक ये इसका शेयर हुआ 7, और एक ये शेयर हुआ 8। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक आपको क्या करानी है, शेयरिंग करानी है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना ही तो मेन काम है हमारा, ताकि स्टेबिलिटी आए। क्लियर। तो अब देखो इसको शो कैसे करेंगे, और सिमिलरली इसकी बारी में भी इसके क्या हो गए, ये हो गया। क्लियर है। अब देखो, हाँ मैंने आपको लास्ट टाइम ना एक चीज़ नहीं बताई हाइड्रोजन के बारे में। अब ये क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड बना। ये भी क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड बना। और यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, देखो कितने हैं, 1 2 1 2 1 2, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हर एक एटम, ईच एटम की बात कर रहा हूँ, ईच एटम की, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कम से कम, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, अलग अलग एटम से। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये किसी और का, ये ए का है, ये बी का है। इन दोनों ने क्या करी, शेयरिंग करी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर ए ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, बी ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो अब इसके बारे में भी हम वही चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ऑक्सीजन के बारे में जैसे हमने यहाँ पे लिखी थी ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पर एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर एटम, हर एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं भैया। अब अगर मैं इस वाइट वाले की बात करें तो वाइट वाले ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ये शेयर कराया है, एक ये शेयर कराया है, मतलब 1 और 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कराए हैं, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर एटम कितना हुआ, 2। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल देखना भैया। टोटल देखो, एक ये है, एक ये है, इसका एक ये रहा, और एक ये रहा। टोटल कितने हुए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4। क्लियर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर एटम, ये क्या है इसकी कोवैलेंसी, ये क्या है इसकी कोवैलेंसी। तो यहां पे कोवैलेंसी कितनी है, 2। कोवैलेंसी 2 है तो उसको हम बोलते हैं जैसे वहां पे मोनोवैलेंसी थी, यहां पे डायावैलेंसी। और एटम जो होगा, मींस ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीजन इज डायावैलेंट। तो ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा, डायावैलेंट। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे ना इसने, एक एटम ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायावैलेंट। जो कोवैलेंट बॉन्ड बना, वो क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। वो क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे दिखा दोगे, इसको हमने क्या बोला, O2। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा O2 का। क्लियर। अब एक और देखो, अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा, और अपने आप भी बनाना, ये तीनों चीज़ें अपने आप बनाना।
ठीक है, H2O2, नेक्स्ट है N2 नाइट्रोजन। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इस पे 7। कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो इसकी क्या लिखी जाएगी 2 5। वैलेंसी इसकी कितनी होगी 8 - 5 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। एक ये नाइट्रोजन, एक दूसरा ये नाइट्रोजन, एक 2 3 4 5। सिमिलरली इस पे भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है ना, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाना है, बार बार यही बात हो रही है। 1 2 3 4 5। शेयरिंग कराओ भाई। शेयरिंग अगर मैंने इसकी कराई पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 तो ये थे, एक आया 6। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कराओ। अब कितने थे, 5 ही हो गए, 6 7, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कराओ। अब कितने हो गया, 5 6 7 8, कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसका भी भाई ऐसे ही, 5 इसके और 3 इसके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों का क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहां पे जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना, 3 ही कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे 3 ही कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, एक एटम की बात हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं एक एटम ने, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, अगर हम इसके बारे में भी लिखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पर एटम कितने हैं, 3। तो ये 3 क्या हो गई इसकी कोवैलेंसी, कोवैलेंसी 3 है तो इसको ट्राईवैलेंसी बोलेंगे। और एटम मीन्स नाइट्रोजन को क्या बोला जाएगा, ट्राईवैलेंट, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राईवैलेंट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने शेयर हुए हैं 6, एक ने 3 करे हैं तो 2 ने कितने कर दिए 6। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। तो इसका सिंबल इसको दिखाएंगे कैसे, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड, ये बन गया मेरा N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बॉन्ड दिखा रहे हो तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।